लेक्चर जैसे मैंने कहा हमने शुरू कर दिया था, बीच में कुछ डिस्ट्रप्शन आ रहा था जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम थी। आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए नोट्स जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म के बारे में जैसे मैंने कहा, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है यूकेलिप्टस जो कि 114 मीटर लंबा होता है। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें तो सिकोया सेम्फायरेंस 111.25 मीटर लंबा होता है। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो वो है वुल्फिया। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें हम तो वो है जामिया पिग्मिया। सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स या स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट की अगर बात करें तो वो है एजोला। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो वो है डायलिस्टर न्यूमोसिंथेसिस। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें तो वो है जूपसिस अर्जेंटिया। सबसे बड़े बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो वो है एपोलो पिसिकम फिसेलसोनाई। सबसे छोटे बीज वाला प्लांट की अगर हम बात करें, स्मॉलेस्ट सीड्स वाला जो प्लांट है उसकी अगर हम बात करें तो वो होता है ऑर्किड। प्लांट विथ लॉन्गेस्ट लीव, जिसकी सबसे लंबी लीव होती है वो है रेफेनिया। सबसे लंबे बीज वाला जो प्लांट है वो है लोडोसियम मालदीविका। डबल कोकोनट भी इसे कहा जाता है। सबसे बड़े फ्लावर वाला जो प्लांट है वो है रेफ्लेसिया। सबसे बड़ी लीव्स, लार्जेस्ट लीव्स वाला जो प्लांट है वो है विक्टोरिया रेजिया। सबसे बड़ा जो फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं वो है लोडोसिया मालदीविका। प्लांट विथ लार्जेस्ट एग एंड एंथ्रोजोइड जो है वो लास्ट ईयर तुम लोगों ने स्टडी किया है, साइकस। लार्जेस्ट ओव्यूल भी साइकस का होता है। स्मॉलेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा की, जिसे प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी हम कहते हैं या पीपीएलओ भी जिसे हम कहते हैं। लार्जेस्ट प्लांट सेल होती है वो एसिटोबुलेरिया की। इंडियन नेशनल फ्लावर जो है वो सभी को पता है, कमल। हार्डेस्ट वुड, सबसे हार्ड वुड जो होती है, कठोर जो लकड़ी होती है वो होती है हार्डविकिया की। स्मॉलेस्ट फ्लावर की अगर हम बात करें तो वो होता है वुल्फिया 0.1 mm का। लार्जेस्ट क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो वो है ट्रिलियम 30.0 माइक्रोन का। एल्गी की अगर हम बात करें, सबसे कम क्रोमोसोम्स जिसकी अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम तो वो होते हैं शैवाल के अंदर 0.025 माइक्रोन का। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं ओफियोग्लोसम जो कि एक टेरिडोफाइट है, और उसमें कितने होते हैं 2n = 1262 1262 क्रोमोसोम्स जो है वो ओफियोग्लोसम टेरिडोफाइट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हैप्लोपेपस ग्रेसिलस में देखने को मिलते हैं, 2n = 4। ओल्डेस्ट प्लांट अगर एज की हम बात करें कि सबसे पुराना प्लांट एज के अंदर हम देखें तो होता है लारिया ट्राइडेंटेटा, 300 वर्ष पुराना। ये कैलिफोर्निया के अंदर यूएसए में देखने को मिलता है। फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट की अगर हम बात करें तो हेस्पिरोयुका बाइप्लेई। प्लांट्स रिपोर्टेड एट मैक्सिमम एलिवेशन, सबसे ऊंचाई पर पाया जाने वाला जो प्लांट है वो है अर्मेनिया हिमालयंसिस। नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज ये चेंज हो सकती है क्योंकि ये पुराना डाटा है, और रिसेंटली ये चेंज हो सकती है क्योंकि हर विश्व के अंदर हमेशा प्लांट्स की जो जातियां हैं वो बढ़ती रहती है और उनकी आइडेंटिफिकेशन किया जाता रहता है, कंटिन्यूअसली किया जाता रहता है। सबसे बड़ी शैवाल की अगर हम बात करें या लार्जेस्ट एल्गी की अगर हम बात करें तो वो है मैक्रोसिस्टिस। लार्जेस्ट मेराइन एल्गी की अगर हम बात करें तो वो है मैक्रोसिस्टिस पायरिफोरा। लार्जेस्ट फंजाई की अगर हम बात करें तो वो है ऑक्सीपेरस नोबिली सिमस। लार्जेस्ट बैक्टीरियम की अगर हम बात करें तो वो है बेगियोटोआ मिराबिलस। लार्जेस्ट ब्रायोफाइट की अगर हम बात करें तो वो है डाउसोनिया। लार्जेस्ट मोस्ट की अगर हम बात करें तो वो है फोन्टिनेलिस। लार्जेस्ट फंड की अगर हम बात करें तो वो है एल्सोफिला एक्सलेक्सा। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म पैरासाइट की अगर हम बात करें तो वो है आर्शुथोबियम।
इस तरीके से ये जो सारी चीजें हैं, लार्जेस्ट इन्फ्लोरेसेंस अगर हम देखें तो लार्जेस्ट इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है पोया रेमोंडाई में। फर्स्ट एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम जो है वो ब्रायोफाइट्स है, ये मैंने पहले भी बताया था जब लास्ट लेक्चर हुआ था तब। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स किसे कहते हैं ये मैंने पहले भी बताया था, टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है। ट्रेकियोफाइट्स किसे कहते हैं ये भी लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था। टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को मिलाकर क्या कहा जाता है, ट्रेकियोफाइट्स कहा जाता है। स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम, यह भी टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है। प्लांट विथ 2 लीव्स, केवल 2 लीफ जो इसमें किसी प्लांट के अंदर पाई जाती है वो कौन सा प्लांट है, वेल्विस्चिया मिराबिलस। मेडन हेयर मॉस किसे कहा जाता है, पोगोनेटम को कहा जाता है। ग्रास ऑफ सी डायटम्स को कहा जाता है। ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम डायटम्स को कहा जाता है। ए गिफ्ट ऑफ ओल्ड वर्ड टू न्यू वर्ड, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस बार तुम लोगों के इकोनॉमिक बॉटनी भी है, तो इसलिए इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि ए गिफ्ट ऑफ ओल्ड वर्ड टू न्यू वर्ड किसे कहा जाता है, तो वो होता है वीट। और नई दुनिया का पुरानी दुनिया को उपहार या ए गिफ्ट ऑफ न्यू वर्ल्ड टू ओल्ड वर्ल्ड, ये होता है मक्का। ये दोनों ही अच्छे से नोट कर लीजिएगा इनको कि ए गिफ्ट ऑफ ओल्ड वर्ल्ड टू न्यू वर्ल्ड तो है गेहूं या वीट, ए गिफ्ट ऑफ न्यू वर्ल्ड टू ओल्ड वर्ल्ड है मेज। ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप, सबसे पुरानी जो कल्टिवेटेड क्रॉप है वो है बार्ले। कल्प वृक्ष के नाम से या ट्री ऑफ हेवन के नाम से जिसे जाना जाता है वो है कोकोनट पाम। हाईएस्ट यील्डिंग सीरियल क्रॉप, सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली जो फसल है वो है मेज। लार्जेस्ट एंड वाइडेस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप है वो है चावल। इस तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग प्लांट्स हैं जिनके बारे में हमने अभी तक जाना है। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम जो है वो न्यूरोस्पोरो का कहा जाता है। वीड ऑफ लेबोरेटरी, प्रयोगशाला की खरपतवार, एस्परजिलस नाइजर को कहा जाता है। डीपेस्ट रूट जो है वो सिकेल सीरियल के अंदर पाई जाती है। कलरलेस हर्ब जो है वो रेननकुलेसी प्लांट का कोप्टेस है। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया सबको पता है मैंजीफेरा इंडिका या मैंगो। बिलियर्ड गेंद का जो निर्माण किया जाता है, जो बिलियर्ड एक गेम होता है जिसमें जिस गेंद का उपयोग किया जाता है उस गेंद का निर्माण किया जाता है, उस प्लांट का नाम है फाइटेलेफस माइक्रोकार्पा, हाथीदांत प्लांट। लाइटेस्ट वुड, सबसे हल्की वुड कौन सी है, बाल्सो, जिसका बोटेनिकल नेम है ओक्रामा पिरामिडेल। सबसे मजबूत व मुलायम लकड़ी है सिडरस की, सिडरस देवदारा। फायरप्रूफ जो लकड़ी होती है या फायरप्रूफ वुड जो है जिसमें आग नहीं लगती है, ऐसी जो वुड है वो है सिकोया डेंड्रोन। सबसे ज्यादा जीवन या उम्र वाला प्लांट जो है, मैक्सिमम लाइफ स्पान वाला जो प्लांट है वो है मैक्रोजामिया, जो कि लगभग 10,000 वर्ष तक जीवित रहता है। और उसके बाद है ड्रेसिना जो कि 8,000 वर्ष तक जीवित रहता है। और कांग्रेस घास या फिर किलर वीड जो किसे कहा जाता है, पार्थेनियम को कहा जाता है। यहां तक ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स के नाम थे जिनके बारे में हमने जाना है। अब हम आगे की चीजें जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है हमें कि एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, चाहो तो इसे भी लिख सकते हो, बाकी इनके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके बाद में। आज का, जैसा मैंने कहा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजियोस्पर्म की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में अगर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेशंस क्लियरली मेंशन है। ग्रोथ का मतलब क्या है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म may be defined as an irreversible increase in the number and size of cell, organ or wall organism related to change in the size and mass। यानी कि ग्रोथ किसे कह रहे हैं, ग्रोथ कह रहे हैं हम जब सेल्स के अंदर साइज इंक्रीज हो या सेल्स के नंबर इंक्रीज हो, तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या कहते हैं,
ग्रोथ कहते हैं। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट इज द सम ऑफ ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म अंडरगो थ्रू इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम सीड जर्मिनेशन एंड थ्रू ग्रोथ, मैच्योरेशन, फ्लावरिंग एंड सेनेसेंस। यानी कि ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ का मतलब तो क्या है? एक पॉजिटिव डायरेक्शन ही है कि जहां पे हम देख रहे हैं कि ग्रोथ में सेल्स की संख्या बढ़ रही है, सेल्स की साइज बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो है वो ऑर्गेनिज्म की साइज भी बढ़ रही है। लेकिन ग्रोथ तो सिर्फ इतना सा है, जबकि डेवलपमेंट जो वर्ड है वो एक अपने अंदर एक बड़ा मीनिंग लेकर रखता है, जिसके बारे में यहाँ पे डेफिनेशन के जरिए भी हम देख पा रहे हैं कि सम ऑफ ऑल चेंजेस, सम मींस सबका योग, किसका? सभी चेंजेस का, एक ऑर्गेनिज्म में होने वाले सभी चेंजेस का जो कंप्लीट मिक्सचर है वो क्या कहलाता है? डेवलपमेंट। कंप्लीट मिक्सचर मतलब कि जन्म से लेके मृत्यु तक, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉर्न होने से लेकर डेथ होने तक की जितनी भी प्रोसेसेज हैं, वो सारी प्रोसेसेज जो हैं वो चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो सारी प्रोसेसेज जो हैं वो किसके अंतर्गत रखी जाती हैं? डेवलपमेंट के अंतर्गत रखी जाती है। तो डेवलपमेंट के अंतर्गत रखी जाती है, इसका मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्लियर हुआ सबको कि ग्रोथ का मीनिंग क्या हुआ? ग्रोथ का मीनिंग है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर डेवलपमेंट होना, या हम ये कहें कि सेल्स के साइज और नंबर्स का इंक्रीज होना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल की नंबर और साइज का इंक्रीज होना, वो क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। लेकिन अगर जब हम बात करें डेवलपमेंट की, जब कोई वर्ड हमारे सामने लिखा जाता है डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट का मीनिंग क्या हो जाता है? डेवलपमेंट का मीनिंग हो जाता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉर्न होने से लेकर डेथ के दौरान जीव के बीच में जितनी भी प्रोसेसेज होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव चेंज हो या फिर नेगेटिव चेंज हो, उन सभी को डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट का हम सब जानते हैं कि बीज से शुरुआत होती है प्लांट की, यानी कि बीज जर्मिनेट होता है, सीड जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होके रूट, स्टेम और लीव्स का फॉर्मेशन करता है, या हम कहें कि ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है, और उसके बाद फ्लावर वगैरह का निर्माण होता है। ये सभी चीजें हम आगे डिस्कशन करेंगे पूरी डिटेल से। अभी सिर्फ इतना समझिए कि अगर हम प्लांट की बात करें तो जैसे हमने बात की डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के अंदर और ग्रोथ के अंदर अगर प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में देखें हम, तो स्टार्टिंग के अंदर जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, उन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डिवाइड होती है, एक सेल पाई जाती है, एम्ब्रियोनिक सेल्स पाई जाती है, और एम्ब्रियोनिक सेल्स के अंदर डिवीजन होता है, और डिवीजन से मल्टीपल सेल्स का निर्माण होता है, और मल्टीपल सेल्स जो होती है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स का निर्माण होता है तो उस दौरान सेल्स की संख्या बढ़ रही है, सेल्स की संख्या इंक्रीज हो रही है, या सेल्स की साइज इंक्रीज हो रही है, ऐसी कंडीशंस को तो हम कहते हैं ग्रोथ फेज। ऐसी फेज को क्या कहते हैं हम? ग्रोथ फेज। लेकिन जब हम बात करते हैं कि रूट का फॉर्मेशन होता है, फिर हम जानते हैं कि रूट, शूट, स्टेम का फॉर्मेशन होता है, फिर लीव्स का फॉर्मेशन होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, और फ्लावर का फॉर्मेशन होने के बाद में एक टाइम ऐसा आता है जबकि प्लांट जो है वो डेड हो जाता है, या प्लांट के सभी पार्ट जो है वो डेड हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में जब प्लांट बॉर्न हुआ है, या प्लांट में जब सीड जर्मिनेशन हुआ है, उससे लेकर के लास्ट में जब डेथ तक की जो प्रोसेस है, उस पूरी प्रोसेस के बीच में जितनी भी स्टेप्स होती हैं, उन सभी स्टेप्स को डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सीड जर्मिनेशन एंड थ्रू ग्रोथ भी होगी इस दौरान, सीड जर्मिनेशन भी होगा, ग्रोथ के जरिए मैच्योरेशन मिलेगा, और मैच्योरेशन होगी प्लांट की, मैच्योरेशन होने के बाद फ्लावरिंग होगी, और फ्लावरिंग के बाद में प्लांट जो है वो सेनेसेंस हो जाएगा, या प्लांट की डेथ हो जाएगी, और इस कंप्लीट स्टेप्स को क्या कहा जाएगा? डेवलपमेंट कहा जाएगा। अब अगर हम बात करें जैसे ग्रोथ की, तो ग्रोथ के अंदर जैसे मैंने अभी कहा कि ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। ग्रोथ जो है वो हर लिविंग बींग के लिए, हर जीवित रहने वाले प्राणी के लिए ग्रोथ होना जरूरी है। तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है कि ग्रोथ इज ए मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग, यानी कि यह एक उनका आधारीय या बेसिक उनकी जरूरत है कि ग्रोथ होनी चाहिए, प्लांट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो है वो ग्रोथ होनी चाहिए। जनरली ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेज।
ग्रोथ की अगर हम बात करें कि जैसे अभी अपन ने बताया था कि ग्रोथ जो है वो नंबर ऑफ सेल्स के अंदर इंक्रीज होना या फिर सेल्स की साइज में इंक्रीज होना। तो जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, यानी कि ग्रोथ के दौरान सेल्स की साइज इंक्रीज होगी या सेल्स के नंबर इंक्रीज होंगे, यानी कि सेल्स के नंबर इंक्रीज होंगे। जब सेल्स के नंबर इंक्रीज होते हैं तो हम जानते हैं सेल साइकिल की स्टडी हम लोगों की हुई है। तो सेल साइकिल किसे कहते हैं? GS, G1, S, G2 और M। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक सेल डिवाइड होती है 2 सेल्स में और सेल्स के अंदर सेल्स की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है। लेकिन उस दौरान हम जानते हैं कि अनेकों यह प्रोसेस इतनी आसान नहीं होती। उस प्रोसेस के दौरान, यानी कि जो सेल साइकिल उसकी प्रोसेस के दौरान अनेकों मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी देखने को हमें मिलती है। यानी कि जैसे हम एस फेज की बात करें तो वहां पे रेप्लिकेशन वगैरह हमें देखने को मिलता है। तो इसका मतलब हम जानते हैं कि वहां पर कुछ रिएक्शंस होती हैं जहां पे कुछ प्रोडक्ट का सिंथेसिस होता है और कुछ प्रोडक्ट का कैटाबॉलिज्म होता है। यानी कि किसी प्रोडक्ट को तो डिग्रेड किया जाता है जिस ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके और उस एनर्जी का यूज जो है वो नए प्रोडक्ट का सिंथेसिस करने में किया जाता है। तो ऐसी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू ही हम देखते हैं कि जो ग्रोथ है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि ग्रोथ जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की वजह से अकम्पनीड होती है, यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है वो ग्रोथ को कंट्रोल करती है। कौन कौन सी प्रोसेस है? एनाबॉलिक और केटाबॉलिक, ये सब जानते हैं। एनाबॉलिक का मीन्स तो क्या है? सिंथेसिस होना, और केटाबॉलिक मीन्स कि केटालाइसिस होना। तो इसका मतलब सिंथेसिस जो अभी मैंने बताया कि या तो किसी प्रोडक्ट का सिंथेसिस होगा या फिर किसी प्रोडक्ट को एनर्जी के यूटिलाइजेशन के एनर्जी के निर्माण के लिए डिग्रेड किया जाएगा या फिर उसे कैटालाइज किया जाएगा ताकि एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके और उस एनर्जी का यूज जो है वो ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ के लिए कर सके। दैट अकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, और ये किसी चीज का अगर सिंथेसिस होगा तो क्या होगा? एनर्जी खर्च होगी। यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, दैट अकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, यानी कि यहाँ पर एक्सपेंसेज होंगे किसके? एनर्जी के। देयरफॉर फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज ए ग्रोथ, यानी कि लीफ का एक्सपेंशन, लीफ की साइज में लीफ के अंदर जो मौजूद सेल्स हैं उनकी वजह से क्या होता है? लीफ का एक्सपेंशन होता है, लीफ फैलती है, लीफ चौड़ाई में फैलती है। तो ऐसी कंडीशंस में लीफ जो है वो एक्सपेंड कर रही है, अपने आप को फैला रही है। उस प्रोसेस क्यों फैला पा रही है वो? क्योंकि उनके अंदर जो सेल्स के नंबर है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में जो एक्सपेंशन ऑफ लीफ है वो एक ग्रोथ का एग्जाम्पल है। अब अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ जो है वो कितने प्रकार की हो सकती है, यानी कि टाइप ऑफ ग्रोथ। अगर प्लांट की हम बात करते हैं तो प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में कितने प्रकार की ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। ये अभी हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ जो है वो 2 प्रकार की हो सकती है। ग्रोथ जो है वो 2 प्रकार की हो सकती है। कौन सी ग्रोथ होगी? प्राइमरी ग्रोथ या फिर सेकेंडरी ग्रोथ। प्लांट के अंदर, प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ग्रोथ हमें 2 प्रकार की देखने को मिल सकती है, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। जब प्राइमरी ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी ग्रोथ जो होती है वो हमेशा ही एपिकल मेरिस्टेम से होती है। यानी कि प्राइमरी ग्रोथ किसे बोलेंगे हम? अगर प्लांट की लेंथ में इंक्रीज हो, यानी कि प्लांट जो है वो लंबाई में इंक्रीज करे या इरेक्ट इंक्रीज हो, लंबाई उसकी में वृद्धि हो, तो ऐसी ग्रोथ को क्या कहते हैं? जैसा कि यहाँ पे एरो के जरिए मैं देख पा रहे हूँ, मैं एरो के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से डायरेक्ट जो है ये अगर सीधी ग्रोथ देखने को मिले तो वो कौन सी ग्रोथ कहलाती है? वो प्राइमरी ग्रोथ, वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? प्राइमरी ग्रोथ की कैटेगरी में आएगा। यानी कि प्लांट की जितनी भी लंबाई होगी उस लंबाई वाली जो कैटेगरी है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? प्राइमरी ग्रोथ की कैटेगरी में आएगा। जैसा कि हम यहाँ, और प्राइमरी ग्रोथ यानी कि प्लांट की लंबाई में जो वृद्धि होती है वो हमेशा किसकी वजह से होती है? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है। यानी कि प्राइमरी ग्रोथ जो है वो एपिकल मेरिस्टेम के जरिए होती है। यहाँ पे देख भी पा रहे हो, एपिकल मेरिस्टेम एक्सटेंड रूट एंड शूट्स बाय गिविंग राइज टू द प्राइमरी प्लांट बॉडी, यानी कि प्राइमरी प्लांट बॉडी का निर्माण करने में जो है एपिकल मेरिस्टेम रोल प्ले करता है। वो हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है, 12th में भी पढ़ के आए हैं और हम इस बार भी पढ़ेंगे। शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो एरियल पार्ट्स का फॉर्मेशन करेगा और रूट एपिकल मेरिस्टेम से रूट का फॉर्मेशन देखते हुए हमें दिखाई देगा। जैसा हम देख भी पा रहे हैं यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम और ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं हम शूट एपिकल मेरिस्टेम। डिटेल स्टडी एसएम और आरएम के हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। अभी सिर्फ हम इतना जा रहे हैं कि प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। तो प्राइमरी ग्रोथ किसे कह रहे हैं? प्राइमरी ग्रोथ अगर प्लांट्स की सीधी जो वृद्धि होती है, लंबाई में जो वृद्धि होती है वो कहलाती है प्राइमरी ग्रोथ,
और सेकेंडरी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट्स की चौड़ाई में वृद्धि या विड्थ में इंक्रीज होना, यानी कि प्लांट की जो विड्थ है वो इंक्रीज होना। आप देखते हैं कि कुछ प्लांट्स में जो स्टेम होता है काफी पतला होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर काफी मोटा स्टेम देखने को मिलता है। वो मोटा स्टेम किस लिए देखने को मिलता है हमें? वो देखने को मिलता है क्योंकि उन प्लांट्स में हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, और सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा जो है वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है। यानी कि प्राइमरी ग्रोथ जो है वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से तो प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। यानी कि जब एपिकल मेरिस्टेम एक्टिव होते हैं तो ऐसी कंडीशंस में प्लांट हमेशा सीधी वृद्धि करेगा या लंबाई में वृद्धि करेगा, लेकिन जब लेटरल मेरिस्टेम एक्टिव हो जाते हैं तो प्लांट हमेशा चौड़ाई में वृद्धि करेगा, यानी कि उसकी विड्थ बढ़ेगी और उस विड्थ बढ़ने से वो काफी चौड़ा प्लांट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर जैसे मैंने कहा कि लेटरल मेरिस्टेम एड गिर्थ बाय द प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज एंड पेरिडर्म, पेरिडर्म यानी कि परित्वचा। तो पेरिडर्म का फॉर्मेशन देखने को मिलता है किसकी वजह से? लेटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से, और इन सब का फॉर्मेशन होने की वजह से, कैम्बियम वगैरह का फॉर्मेशन होने की वजह से, या फिर जो मेडुलरी रेज है उनका फॉर्मेशन होने की वजह से जो है हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। यानी कि प्लांट्स में दो तरीके की ग्रोथ को हम डिफाइन कर सकते हैं, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ जो है वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ वो जो है वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से देखने को मिलती है। यहाँ पे हम इस डायग्राम के अंदर अच्छे से देख पाएंगे कि किस तरीके से ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकेशंस ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम आरएम, एसएम और वेस्कुलर कैम्बियम्स जो है वो हम इस डायग्राम के अंदर अच्छे से देख पा रहे हैं। और एरो एग्जिबिट द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल्स, यानी कि जो एरो हैं, जो भी तीर के निशान हमें दिखाए गए हैं, वो तीर के निशान हमें क्या बता रहे हैं कि वो डायरेक्शन, ग्रोथ की डायरेक्शन, सेल्स की ग्रोथ की डायरेक्शन जो है वो हमें बता रहे हैं, या फिर ऑर्गन्स की ग्रोथ की डायरेक्शन हमें बता रहे हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो किसका फॉर्मेशन करेगा? रूट का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं हम वेस्कुलर, ये जो पोर्शन है वो क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम का पोर्शन है। यानी कि यहाँ इस पोर्शन के अंदर जितनी भी सेल्स होगी वो किसका फॉर्मेशन करेगी? वेस्कुलर सिस्टम्स का, यानी कि जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन करेगी, जिसकी वजह से वेस्कुलर सिस्टम्स का निर्माण होगा रूट के अंदर। और यहाँ ऊपर हम देख पा रहे हैं शूट वाला, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, वही पोर्शन इसमें भी हम देख पा रहे हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो एरियल पार्ट का फॉर्मेशन करेगा और रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट का फॉर्मेशन करेगा। शूट एपिकल मेरिस्टेम एरियल पार्ट मींस यानी कि जो धरती के बाहर का जो हिस्सा है प्लांट का, वो किसके जरिए बनाया जाएगा? शूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स के जरिए बनाया जाएगा। वेस्कुलर कैम्बियम शूट एपिकल मेरिस्टेम में भी दिखाई दे रहा है हमें, यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टेम में स्टेम और लीव्स, इनके अंदर भी अगर जाइलम और फ्लोएम का जो फॉर्मेशन देखने को मिलेगा वो किसकी वजह से देखने को मिलेगा? इस वेस्कुलर कैम्बियम वाली सेल्स जो कि यहाँ पे बीच में जो सेल्स पाई जा रही है उन सेल्स के डिवीजन की वजह से हमें देखने को मिलेगा। उन डिवीजन की वजह से जो भी आगे चल के जो है वेस्कुलर, जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन स्टेम और लीव्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि चाहे रूट एपिकल मेरिस्टेम हो, चाहे शूट एपिकल मेरिस्टेम हो, आरएम हो, चाहे एसएम हो, दोनों के अंदर ही वेस्कुलर कैम्बियम्स की प्रेजेंस, कैम्बियम की सेल्स जो है वो मिड में पाई जाती है, जिसकी वजह से उनमें डिवीजन होता है, और डिवीजन होने के बाद वो जाइलम और फ्लोएम का निर्माण या वेस्कुलर सिस्टम्स का, वेस्कुलर बंडल्स का निर्माण जो है वो रूट और स्टेम और लीव्स के अंदर करते हैं। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, हम ये कैसे डिसाइड करें कि ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, कैसे हम इसको नापे कि ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही? उसके लिए कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन है। इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, किस किस चीज से नाप सकते हैं? पहली चीज इंक्रीज इन लेंथ और ग्रोथ, यानी कि किसी भी प्लांट, किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि प्लांट में ग्रोथ हो रही है या उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ हो रही है। तो उसमें हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख पा रहे हैं कि किसमें ऐसा देख सकते हैं हम कि ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ को हम लेंथ से किसमें नाप सकते हैं? इन केस ऑफ स्टेम एंड रूट, यानी कि स्टेम और रूट के अंदर हम देख पा रहे हैं अगर रूट की लेंथ बढ़ती है तो इसका मतलब ग्रोथ हो रही है, अगर स्टेम की ग्रोथ लेंथ बढ़ती है तो इसका मतलब जो है वो ग्रोथ हो रही है। इसी तरीके से जो ग्रोथ है, अगर किसी में लेंथ जो नहीं बढ़ रही हो तो हम कैसे पता करें कि उस प्लांट उस ऑर्गन के अंदर जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है? यानी तो उसके अंदर जो दूसरा तरीका है वो क्या है? इंक्रीज इन एरिया और वॉल्यूम, यानी कि एरिया और वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो भी हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है। तो इनकी ऐसा किस केस में देख सकते हैं हम? लीव्स और फ्रूट के केस में। लीव्स और फ्रूट के केस में हम उसके एरिया
अगर फ्रूट जो है वो छोटा सा है और उसके बाद में जब वो बड़ा हो जाता है तो हम देखते हैं कि फ्रूट की जो एरिया है वो बढ़ जाता है और उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसी तरीके से लीव्स जो है शुरुआत में छोटी सी लीव होती है, लेकिन बाद में धीरे 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 लीव जो है उसकी साइज बढ़ती है, लीव जो है उसका एरिया बढ़ता जाता है। और लीफ लेमिना का जब एरिया बढ़ जाता है तो उससे भी हम ये पता कर सकते हैं कि प्लांट जो है वो ग्रोथ कर रहा है। और तीसरी जो चीज है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स के नंबर अगर इंक्रीज होते हैं तो उस कंडीशन से भी हम पता कर सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है। ऐसा हम किस में कर सकते हैं, एल्गी यानी कि जो यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर इस तरीके से पता किया जाता है कि अगर सेल्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो हम ये समझ पाएंगे कि उन ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है या ग्रोथ उनके अंदर देखने को मिल रही है। ऐसा किस किस में देख सकते हैं हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो कौन कौन से हैं, एल्गी है, यीस्ट है और बैक्टीरिया है। इनके अंदर जो हम देख सकते हैं कि अगर उनकी सेल्स की संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब उनके अंदर ग्रोथ हो रही है। इस तरीके से ये हम ग्रोथ के बारे में हमने देखा है। अब अगर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो दो तरीके से हो सकता है, वो दो फेजेस के अंदर होता है, चाहे ग्रोथ हो चाहे डेवलपमेंट हो, वो दो फेजेस के अंदर उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली फेज जो है वो कहलाती है वेजिटेटिव फेज और दूसरी फेज कहलाती है रिप्रोडक्टिव फेज। इसको हम डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इस लेक्चर का टाइम कंप्लीट होने वाला है और उसके बाद में ऑटोमेटिकली ये लेक्चर कट हो जाएगा। इसलिए आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस अगर करेंगे तो फिर ये बीच में रह जाएगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि इस टॉपिक के बारे में जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी तो उसमें हम जानेंगे। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के दो फेजेस होती हैं। कौन सी फेज है? फर्स्ट फेज है वेजिटेटिव फेज और सेकंड है रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज के अंदर क्या होगा और रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर क्या होगा ये जनरल हम जान लेते हैं, बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। वेजिटेटिव फेज के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन किया जाएगा, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम जानते हैं कि फूड की जरूरत होती है या एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी के लिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए वह ऑर्गेनिज्म अपनी पूर्ति करता है फूड के जरिए। और फूड के जरिए जो कार्बोहाइड्रेट है वो हम और कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने अंदर स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर या अपनी ग्रोथ के लिए उस कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करता है, उसका डिग्रेडेशन करता है, और डिग्रेडेशन से जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी के जरिए वो अपनी ग्रोथ अचीव करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो यूटिलाइजेशन है वो वेजिटेटिव फेज के दौरान देखने को मिलेगा और ग्रोथ उसी दौरान होती है। और रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी उस दौरान एक्यूमुलेशन और स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें देखने को मिलेगा, यानी कि उस दौरान कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज किया जाता है। यानी कि दोनों फेज जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट का एक्यूमुलेशन जो है वो स्टार्टिंग रिप्रोडक्टिव फेज में किया जाता है और रिप्रोडक्टिव फेज में जो एक्यूमुलेशन हुआ है कार्बोहाइड्रेट का उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है वेजिटेटिव फेज में, यानी कि ग्रोथ फेज के अंदर, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ प्राप्त करता है। ठीक है, यह एक जनरल इंट्रोडक्शन है। जैसे मैंने कहा कि इस टॉपिक को हम आगे का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें डिस्कस